हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2025 में आप सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सामाजिक विज्ञान का ऐसा वायरल पेपर है। यह आपका सामाजिक विज्ञान का ऐसा वायरल पेपर है, यह आपका ऐसा वायरल पेपर है जो कि 11 मार्च की परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका पेपर कोड आप देख सकते हैं 825IY 825IY, और इस कोड नंबर का पेपर सबसे अधिक वायरल है और 11 मार्च की परीक्षा में इस कोड नंबर का पेपर आपको देखने को मिल सकता है। और यह उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए है, यानी उत्तर प्रदेश के आप किसी भी जिले से हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि 825IY कोड नंबर का पेपर सबसे अधिक वायरल है बच्चों। ठीक है, और 11 मार्च की परीक्षा में इसी कोड नंबर का पेपर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल आपको एक एक प्रश्न को देखिए कैसे लिखना है, क्या करना है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मानचित्र सहित आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आप कॉपी भी देख सकते हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न को कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, ठीक है ना, सारी बातों पे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एक एक पॉइंटों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, मानचित्र कैसे फिल करना है उसको भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, यहाँ पे इस वीडियो से आप बिल्कुल 70 में 70 पक्का कर लीजिए, एक भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, परीक्षा में आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है और यहाँ पे सही सही आपको अपना रोल नंबर और यहाँ पे नाम सही सही फिल कर लेना है। बोर्ड द्वारा जो समय निर्धारित किया गया है 3 घंटे 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश हैं। चलिए इन निर्देशों को देख लेते हैं कि बोर्ड द्वारा क्या निर्देश दिया गया है। उन सभी निर्देशों को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी शुरू का जो 15 मिनट है आपको यह प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है और 3 घंटे में पूरा पेपर आपको हल करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ और ब में विभाजित है। यानी यह जो प्रश्न पत्र है आपका 2 भागों में, खंड अ और खंड ब में बटा हुआ है। खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। यानी जो खंड अ है उसमें 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। यानी उसका आंसर आपको OMR पर देना है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। यानी आप जब OMR शीट पर आंसर दे देते हैं तो उसे कट नहीं करना है, इरेज नहीं करना और व्हाइटनर का प्रयोग आपको नहीं करना है। खंड ब 50 अंकों का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, वर्णनात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक सेकेंड। ठीक है, वर्णनात्मक 1 तथा वर्णनात्मक 2। मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 क व प्रश्न संख्या 29 ख है। देखिए खंड ब में कह रहा है 50 अंक के प्रश्न हैं और उसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, एक तो वर्णनात्मक फर्स्ट और एक वर्णनात्मक सेकंड। फिर मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 29 क और 29 ख है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख है, यानी प्रत्येक प्रश्न के आगे दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का है, यह दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है कि दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से फाड़कर उन पर उत्तर अंकित कीजिए और मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अवश्य संलग्न कीजिए। कह रहा है कि दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से फाड़कर, ठीक है, यानी प्रश्न पत्र से अलग करके उन पर उत्तर अंकित कीजिए। यानी उस पर आपको उत्तर देना है और मानचित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ उसे क्या कर देना है, आपको मजबूती से बांध देना है, यानी उसके साथ अटैच कर देना है, जोड़ देना है। लास्ट कह रहा है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। तो यह कुछ आप सभी के लिए सामान्य निर्देश थे जिसका पालन आपको अपनी परीक्षा में करना है। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ रहा है, और यह सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और 11 मार्च की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से चालू होता है। प्रश्न नंबर 1 है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। आप देख सकते हैं प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न आपका 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, हिटलर, विस्मार्क, 3rd ऑप्शन है मुसोलिनी, 4th ऑप्शन है गैरिबाल्डी। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में जो प्रमुख भूमिका थी वह थी विस्मार्क की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ। ठीक है, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रॉलेट एक्ट पास हुआ, सेकंड ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन चलाया गया, 3rd ऑप्शन है साइमन कमीशन भारत आया और 4th ऑप्शन है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया।
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है यहाँ पे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1875, 1878, 1880, 1885। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपका 1878 ईस्वी में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है कृषि उत्पादों में अधिकता, सेकंड ऑप्शन जनसंख्या में वृद्धि, थर्ड ऑप्शन कार्न आयात पर नियंत्रण और फोर्थ ऑप्शन उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 1928, सेकंड ऑप्शन है 1929, थर्ड ऑप्शन है 1930 और फोर्थ ऑप्शन है 1932। ठीक है, तो आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ हुआ वह आपका 1929 से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? यानी इसमें से किस देश के साथ बेल्जियम की सीमा जुड़ी हुई है, यह आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इटली, सेकंड ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, थर्ड ऑप्शन है लग्जमबर्ग और फोर्थ ऑप्शन है स्पेन। तो बेल्जियम की जो सीमा, बेल्जियम अपनी सीमा जो साझा करता है वह लग्जमबर्ग के साथ करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? ठीक है, यह भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है व्यापार, सेकंड ऑप्शन है शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है कृषि और फोर्थ ऑप्शन है विदेशी कार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी कार्य। प्रश्न नंबर 8 है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है स्थानीय निकायों में, सेकेंड ऑप्शन है लोकसभा में, थर्ड ऑप्शन राज्यसभा में और फोर्थ ऑप्शन राज्य विधानसभाओं में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय निकायों में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 9 आपसे कह रहा है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, सेकंड ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, थर्ड ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी और फोर्थ ऑप्शन है बीजेपी। यहाँ पे विपक्षी दल पूछा हुआ है, तो जो दूसरी पार्टी है, बीजेपी तो सत्ता में है, दूसरी जो पार्टी है वह समाजवादी पार्टी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे, यानी जिसका बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पे जो बहुमत है वह समाजवादी पार्टी का है, तो वही विपक्ष दल की पार्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है यहाँ पे? प्रश्न नंबर 10 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, फर्स्ट ऑप्शन है सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वो सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, तो ए ऑप्शन भी सही है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, यह भी सही है, और यह दोनों ऑप्शन आपके सी में मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? यह भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बॉक्साइट, सेकंड ऑप्शन है जस्ता, थर्ड ऑप्शन है अभ्रक और फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 आपसे कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2010, 2001, 2005, 1990। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2005, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? ठीक है, परंपरागत संसाधन है यह आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन ज्वारी ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन कोयला और फोर्थ ऑप्शन पवन चक्की। तो यहाँ पे जो कोयला है वो आपका परंपरागत संसाधन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए प्रत्येक साल आपकी बेहतर तैयारी सभी विषयों की कराई जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्रक, सेकंड ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्रक, थर्ड ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्रक और फोर्थ ऑप्शन है चतुर्थक क्षेत्रक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से
कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अभी आपका 1 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दैनिक कृषि मजदूर, सेकंड ऑप्शन बैंक मैनेजर, थर्ड ऑप्शन सैनिक और फोर्थ ऑप्शन राजपत्रित अधिकारी। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैनिक कृषि मजदूर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है यूरेनियम, सेकंड ऑप्शन है कोयला, थर्ड ऑप्शन है थोरियम और फोर्थ ऑप्शन है खनिज तेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है? और यह आंकड़ा आपका 2019 के हिसाब से है, यह बताना है आपको। यह भी प्रश्न आपका 1 नंबर का है। फर्स्ट ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकंड ऑप्शन है पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका और फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। और यह आंकड़ा आपका 2019 के हिसाब से है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, चलिए उस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपसे कह रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका वर्ष 1960, सेकंड ऑप्शन वर्ष 1989, थर्ड ऑप्शन वर्ष 1991 और फोर्थ ऑप्शन है वर्ष 1995। तो उदारीकरण की जो शुरुआत हुई वो वर्ष 1991, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश 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 में सम्मिलित है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्रक, सेकंड ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्रक, थर्ड ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्रक और फोर्थ ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक क्षेत्रक। अगला प्रश्न और बहुविकल्पी का यह अंतिम प्रश्न, ठीक है, बहुविकल्पी का यह आपका अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? मोटे अनाज, ज्वार, दालें, चावल। तो आप जानते हैं कि फलीदार फसल का मतलब जिसमें फली लगती है, और दाल जो होती है वह फलीदार फसल होती है। ठीक है, जितनी भी दालें हैं वह सभी जो है फली के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि 1 से 20 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी विषयों की बिल्कुल आसान भाषा में तैयारी कराई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वो वर्णनात्मक प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ से आपका खंड ब चालू होता है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न 1। ठीक है, यह आपका पार्ट 1 है। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, निर्देश क्या दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए, यानी 80 शब्द में आपको आंसर देना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ है, प्रश्न नंबर 21 है, 19वीं सदी में तकनीकी की क्या भूमिका थी, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, अथवा में यह प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको क्या क्या करना है, सभी पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। तो देखिए खंड ब आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अच्छे से यहाँ पे लिखेंगे खंड ब, फिर आप लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न 1, फिर जो प्रश्न है जैसे आपने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 21, तो यह प्रश्नोत्तर संख्या 21 दोनों में अथवा में है, तो दोनों में से किसी एक को करना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में से आप अथवा वाले को यहाँ पे देखिए किया गया है, तो यहाँ पे लिख दिया गया अथवा। ऐसे ही आपको परीक्षा में लिखना है। इस प्रकार से अगर आप प्रश्न संख्या और सारी चीजें प्रॉपर ढंग से डालेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब इसके आंसर को देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 21 का अथवा वाला है, इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, देखिए युद्ध के 2 कारण थे, यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना तथा साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। 1871 के बाद जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुई। सेकंड क्या कारण था, यहाँ पे देखिए सेकंड, प्रथम विश्व युद्ध की घटना विश्व इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी, जिसने मानवता को काफी नुकसान पहुंचाया। 1914, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1914 ईस्वी में शुरू होने वाला प्रथम विश्व युद्ध ना केवल यूरोप की, जबकि आगे देखते हैं इसके आंसर को। आगे देखिए यहाँ पे विश्व इतिहास की यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे पहले जितने भी युद्ध लड़े हुए वह किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की आग संपूर्ण विश्व में
फैल गई। ठीक है, तो यह आपका प्रश्न नंबर 21 का जो अथवा वाला है, दोनों में से किसी एक को लिखना था, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। ऐसे ही आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब भी आप कॉपी लिखेंगे तो जब भी अगला प्रश्न चालू करेंगे, जैसे देखिए इस पेज पे आपका 3 लाइन होगा, तो अगला प्रश्न चालू करेंगे तो कम से कम 3-4 लाइन छोड़कर, या जिस बच्चे ने लिखा है यहाँ पे 2 ही लाइन छोड़ा हुआ है, 1-2 लाइन और छोड़कर यहाँ से कम चालू करेंगे। ठीक है, 3 से 4 लाइन का गैप होना चाहिए और उसके बाद तब अगले प्रश्न को आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा क्या है, चलिए उस प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है कि राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं, इन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। ये अभी 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा में इसमें पूछा हुआ है कि वर्तमान समय में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्यों? कोई 2 कारण बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम इस वाले प्रश्न को देख लेते हैं, यानी 22 का जो ऊपर वाला है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 ऐसे ही आपको डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 22, और ऐसे आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लाइनिंग प्रत्येक पेज पे आपको ऐसे ही लाइनिंग करना है। कम से कम जो चौड़ाई हो वह एक स्केल की जो चौड़ाई होती है उससे थोड़ा अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आंतरिक लोकतंत्र की कमी, आंतरिक लोकतंत्र की कमी एक चुनौती है। बच्चे ने 2 बार लिख दिया है, ये आपका हेडिंग है। ठीक है ना, आंतरिक लोकतंत्र की कमी, या ब्लैक पेन से आपका प्रत्येक हेडिंग आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आंतरिक लोकतंत्र की कमी एक चुनौती है जिसका सामना अधिकार राजनीतिक दलों को करना पड़ता है। सारी ताकत एक या कुछ एक, ठीक है, कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, ठीक है, न खुली सूची होती है, न नियमित रूप से संगठनिक बैठकें होती हैं। इनके अंतरिक्ष चुनाव नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। ठीक है, तो यह आपका इस प्रश्न का यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे चलिए देखिए सेकंड वाले को देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए सेकंड वाला वंशवाद, दूसरा जो कारण है वह है वंशवाद। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। वंशवाद में क्या है, भारत की अधिकतर राजनैतिक पार्टियों के सामने यह दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ देते हुए अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों को और आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। ठीक है, तो यह आपका प्रश्न नंबर 22 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हो गया कि राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंटों को स्पष्ट किया गया। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 23 है, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 23 है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। विभिन्न देशों की स्थिति की तुलना में इनमें से कौन सी विधि बेहतर है। ठीक है, अथवा में यह प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे भी चलिए हम इस प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद मतलब वही अंतर। ठीक है, विभिन्न देशों की स्थिति की तुलना में इनमें कौन सी विधि बेहतर है, इस प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं और इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 23, ये आपका प्रश्न नंबर 23 है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो भी आप लिख रहे हैं वहाँ पे हेडिंग जरूर डालेंगे आप। जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद, ऐसे आपको हेडिंग डालना है और उसके बाद ही प्रश्न का आंसर लिखना प्रारंभ करिए। ठीक है, हेडिंग आप अपने आप से खुद बनाने का प्रयास जरूर कीजिए। ठीक है ना, उससे आपका एग्जामिनर पे इंप्रेशन पड़ता है। यहाँ पे देखिए क्या है प्रश्न नंबर 23, आपको ऐसे प्रश्न नंबर डालना है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण सूचक हैं। इनमें अंतर इस प्रकार है। ठीक है, विभेद का मतलब अंतर क्या है। यहाँ पे पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय किसी देश में एक साल में होने वाली आर्थिक गतिविधियों का मापन है। इसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य शामिल होता है। वहीं प्रति व्यक्ति आय किसी देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। सेकेंड आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, राष्ट्रीय आय में वृद्धि से
रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और जीवन स्तर में सुधार होता है। वहीं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से लोगों की क्रय शक्ति और जीवन स्तर में सुधार होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, राष्ट्रीय आय को 3 तरीकों से मापा जा सकता है। यहाँ पे क्या है, उत्पाद यानी मूल्यवर्धित विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है, व्यय विधि। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन का काम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। यहाँ पे राष्ट्रीय आय की तुलना अक्सर क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपीपी के आधार पर ही की जाती है। तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर है। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है, चलिए उस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 है कि भारत में लौह अयस्क उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में लौह अयस्क उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। अथवा में यह प्रश्न है कि भारत के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। ठीक है, अथवा में है कि भारत के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। तो चलिए यहाँ पे अथवा वाले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे अथवा वाले प्रश्न को कि अथवा वाला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन, इस प्रश्न के आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर देखिए, प्रश्न नंबर 24 और अथवा का आप कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आप अथवा। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देखिए। यहाँ पे सूती वस्त्र बनाने में भारत का एकाधिकार बहुत प्राचीन, ठीक है, बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन आधुनिक पहली सूती मिल, ठीक है, आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना भारत में सन 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर की गई थी, जो कुछ समय बाद ही बंद हो गया था। भारत में पहला सफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में काबस जी नाना भाई डाबर ने लगाई और इसके बाद भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास होने लगा। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है देखिए, सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है। कृषि के बाद ये रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। आज देश की अधिकांश मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में केंद्रित हैं। 2006-2007 के दौरान भारत में लगभग 1600, ठीक है, 1600 मिलें सूती एवं कृत्रिम वस्त्र बना रही थी। भारत में आधुनिक ढंग पर सूती वस्त्र उद्योग के प्रथम सफल कारखाने हैं 1854 में मुंबई में कवासगी डाबर द्वारा स्थापित की गई भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। ठीक है, यह आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यह आपका इस प्रश्न का आंसर है, प्रश्न नंबर 24 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 का यह आपका आंसर हो गया। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका वर्णनात्मक 2 लिखा हुआ है, तो आप भी अपनी कॉपी में वर्णनात्मक 2 ऐसे मेंशन करेंगे। और यहाँ से बोला हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए, यानी आपको 150 शब्दों में आपको आंसर देना है। ठीक है, आपको आंसर 150 शब्दों में देना है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 25 है कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, अथवा में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, यह क्यों चलाया गया, कोई 2 कारण बताइए। तो यहाँ पे चलिए अथवा वाले प्रश्न को कर लेते हैं। जिस प्रश्न को आप कर रहे हैं उस प्रश्न को मेंशन जरूर करें। अगर आप अथवा वाला कर रहे हैं तो प्रश्न में आपको मेंशन करना जरूरी है। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे वर्णनात्मक 2 और प्रश्नोत्तर संख्या 25 अथवा कर रहे हैं तो अथवा ऐसे आपको करके अंडरलाइन ऐसे कर देना है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इसलिए शुरू किया क्योंकि उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों की सरकार भारत के लोगों पर अत्याचार कर रही थी और न्याय नहीं दे रही थी। उनका मानना था कि अगर भारत के लोग अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करना बंद कर देंगे तो उनकी सरकार कमज़ोर पड़ जाएगी और हमें स्वराज यानी अपना शासन मिल सकेगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किया गया एक शांतिपूर्ण आंदोलन था।
असहयोग का मतलब है कि सहयोग न करना। गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ यह फैसला लिया कि अगर हम उन्हें सहयोग देना बंद कर देंगे तो उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग दिखाना था ताकि उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया जा सके। अब सोचिए, अगर अंग्रेज़ों को हमारी मदद न मिले, हम उनके स्कूलों में न जाएं, उनके कपड़े न पहने, उनके साथ काम न करें, तो उनका शासन कैसे चलेगा। ठीक है, ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 25 का हो गया। अब यहाँ पे इसी में अभी देखिए क्या बोला हुआ है कि कोई 2 कारण दीजिए। तो अभी इसी प्रश्न में आपका 2 कारण है, उन कारणों को भी देख लेते हैं। तो आपको ऐसे हेडिंग डालना है। देखिए, असहयोग आंदोलन के कारण क्या कारण थे। यहाँ पे देखिए, पहला कारण है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। तो ऐसे हेडिंग डालना है आपको। अब कारण देखिए यहाँ पे क्या थे। देखिए, इस घटना में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग, ठीक है, सैकड़ों लोग मारे गए। इस क्रूरता ने पूरे देश में आक्रोश भर दिया। ये घटना बहुत दर्दनाक थी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए थे जब जनरल डायर ने वहां बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलवा दी। ठीक है, यह आपका असहयोग आंदोलन का कारण था पहला। दूसरा था रॉलेट एक्ट का विरोध। तो देखिए, इसमें क्या है आपका, इस कानून के तहत बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डालने की अनुमति दी गई थी, जिससे जनता में गुस्सा बढ़ गया। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते हैं। रॉलेट एक्ट सन 1917 में पारित किया गया। ठीक है, यह आपका यहाँ पे आपका पूरा प्रश्न नंबर 25 आपका पूरी तरह से समाप्त हुआ। और इतना आप लिखेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है कि बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। अथवा में भी है कि भारत की संघीय व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत की संघीय व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे ऊपर वाले को देख लेते हैं, यानी बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 26 का आंसर देखिए यहाँ पे, बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से बहुसंख्यक डच भाषी लोगों से अधिक समृद्ध तथा शक्तिशाली थे। स्वाभाविक रूप से डच भाषी समुदाय इस स्थिति से नाराज था। डच भाषी लोग संख्या में अधिक थे, परंतु धन समृद्धि, ठीक है, धन समृद्धि में के मामले में कमजोर थे। दोनों समुदायों के बीच तनाव का यही मूल कारण था। ठीक है, दोनों समुदायों के बीच तनाव का यही मूल कारण था। आगे क्या कह रहा है देखिए, बेल्जियम में भाषाई विवाद को खत्म करने के लिए केंद्रीय सरकार में सभी भाषा समूहों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। कुछ विशेष कानून तभी पास हो सकते थे जब विभिन्न भाषा समूहों में उस विषय पर सहमति हो। किसी एक भाषा विशेष को राजकीय भाषा घोषित नहीं किया गया। अलग अलग भाषा समूहों को अपनी सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया गया। इस सरकार को सामुदायिक सरकार कहा गया, जो केंद्र तथा राज्य के बाद तीसरे स्तर पर कार्य करती थी। इसे संस्कृति तथा भाषा संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार प्रदान किए गए। इन सभी प्रयासों के माध्यम से बेल्जियम में भाषाई विवाद को हल करने का प्रयास किया गया। ठीक है, जो पूर्णतया सफल रहा। यह आपका प्रश्न नंबर 26 का आपका आंसर हो गया। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 27 है।
प्रश्न नंबर 27 कह रहा है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि गेहूं, ठीक है, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, अथवा में भी है यह। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यह आपका प्रश्न नंबर 27 है। चलिए यहाँ पे भी ऊपर वाले को ही देख लेते हैं कि गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन और भारत में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 27। अब देखिए आंसर इसका, भारत में चावल के बाद गेहूं मुख्य खाद्यान्न है। गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसकी खेती और उत्पादन के लिए निम्नांकित भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। कम से कम 3-4 महीनों तक हिमांक से ऊपर तापमान, बुआई के समय औसतन 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आदर्श माना गया है, पर पकते समय 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहना आवश्यक है। वर्षा यहाँ पे, तो गेहूं की खेती के लिए आरंभिक काल में मामूली वर्षा, ठीक है, मामूली वर्षा लाभदायक होती है। शीतकालीन हल्की वर्षा आदर्श मानी गई है। फसल की वृद्धि के लिए 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होती है। गेहूं की खेती में पाला पड़ना या ओले गिरना नुकसानदायक है, ठीक है, नुकसानदायक होता है, अतः इनसे बचाव करना आवश्यक है। यहाँ पे बच्चे ने गलत मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है, नुकसानदायक होता है, अतः इनसे बचाव करना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए हेडिंग क्या है कि भारत के गेहूं उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, भारत में गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भारत में गेहूं की खेती मुख्यतः सतलज के मैदान, ठीक है, ऊपरी और मध्य गंगा के मैदान तथा मध्यवर्ती भारत में होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं पंजाब, पश्चिम बंगाल, ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश भी आता है। यह सभी जो है प्रमुख राज्य हैं जो गेहूं उत्पादक राज्य हैं, जहाँ पे गेहूं जो है सबसे अधिक उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 27 आपका समाप्त हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, चलिए उस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 क्या है, चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 देखिए, यहाँ पे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा में यह प्रश्न है कि विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतया इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, इसका आंसर हमने नहीं किया हुआ है, इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ा है कि आप खुद इस प्रश्न का आंसर करें। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको, प्रश्न नंबर 28 का आंसर आपको खुद करना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब जो प्रश्न होंगे वह मानचित्र से जुड़े हुए प्रश्न हैं, तो चलिए उन प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह मानचित्र संबंधी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 29 का क है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा चित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम सही स्थान अंकन हेतु 1/2 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, यानी आप सही नाम लिख देंगे और उसको मानचित्र में सही स्थान पर दिखा देंगे, तब आपको नाम लिखने का 1/2 नंबर और मानचित्र में दिखाने का 1/2 नंबर, तब आपको टोटल 1 नंबर मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला क्या पूछ रहा है, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। ठीक है, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था, यह आपको बताना है। तो यह आपका कोलकाता में हुआ था। ठीक है, तो अब आपको अपने मानचित्र में आपको क्या करना है, कोलकाता आपको दिखा देना है। ठीक है, कोलकाता आपको क्या करना है, दिखा देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मानचित्र में दिखाया गया है कोलकाता, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे ही मानचित्र में आपको यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देना है कोलकाता। देखिए मानचित्र में दिखाने का एक तरीका क्या होता है, सबसे मेन कि मानचित्र में आप जो भी स्टेट, अगर मान लीजिए कोई जगह आई किसी राज्य की, तो उस राज्य के अंतर्गत उस जगह को अगर आप दिखा देंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि आप अगर पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, चाहे कहीं पे भी आप पॉइंट दिखा रहे हैं, तो उसको लिखेंगे तो कुछ जगह लेगा, तो वह लगभग उस एरिया का होना चाहिए। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और हम आपको उस जगह को दिखा दिए मध्य प्रदेश में ले जाकर, तब जो है आपका पूरी तरह से गलत हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका कोलकाता। आई होप कि इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था।
तो देखिए, नील की खेती करने वाले किसानों का जो आंदोलन शुरू हुआ था वह चंपारण से चालू हुआ था। आंसर आप लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसका आंसर आप कोलकाता लिखेंगे और मानचित्र में हमने दिखा दिया। सेकंड वाले का आंसर जो होगा वह होगा आपका चंपारण। चलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं चंपारण, ठीक है, चंपारण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चंपारण आपको दिखाना है, ठीक है ना, चंपारण आपको दिखाना है ऐसे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पे आपका चंपारण ऐसे आप दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे सेकंड हमने डाला हुआ है चंपारण यहाँ पे। फिर आपका देखिए थर्ड आपका क्या है, यहाँ पे थर्ड, वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका दांडी में चालू हुआ था, ठीक है ना, दांडी में। कहाँ पे चालू हुआ था? दांडी में। तो दांडी आपका गुजरात में पड़ता है और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ऐसे शो कर देना है दांडी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपका थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ क्या कह रहा है? वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी थी। तो चौरी चौरा की घटना, चौरी चौरा नामक जगह जो है आपका गोरखपुर में पड़ता है और यहाँ पे देखिए आपका गोरखपुर चौथे नंबर पे, चौथा डालकर, और यहाँ पे गोरखपुर आपका है, तो गोरखपुर आप प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, यहाँ पे अगला आपसे कह रहा है 29 का 5वां कह रहा है कि वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1 नंबर का यह प्रश्न है और यह आपका लाहौर में हुआ था। तो यहाँ पे आप दिखा देंगे लाहौर, ठीक है, यह आपका हो जाएगा लाहौर। अब लाहौर जो है, जो कि अभी इस समय वह पाकिस्तान का भाग है, ठीक है ना, पाकिस्तान का भाग है। तो यह भारत के मानचित्र से आप देख रहे हैं, यह बाहर की तरफ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका लाहौर। तो आई होप कि यहाँ तक के प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए इसका ख देख लेते हैं, ख आपसे क्या कह रहा है, ख वाले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ख आपसे कह रहा है, देखिए ख, और यह इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट्स। देखिए ख आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा चित्र में चिन्हों द्वारा नाम सहित दर्शाइए। नाम एवं स्थान अंकन हेतु 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित है, यानी 1 अंक, 1/2 + 1/2 मतलब 1 हो गया दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, 1 अंक निर्धारित है, ठीक है, यह आपको दिया हुआ है। अब चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? फर्स्ट कह रहा है कि बिहार की राजधानी शहर सी चिन्ह द्वारा नाम सहित, ठीक है। तो आप जानते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। तो नाम आप लिख देंगे पटना, और पटना को आप मानचित्र में दिखा देंगे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये आपका पटना हो गया, यह वाला भाग आपका क्या हो गया? पटना हो गया। तो यहाँ पे आप ऐसे ही दिखा देंगे पटना, ठीक है। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। यह वाला भाग आपका क्या हो गया? पटना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड आपसे क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, ठीक है, उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो प्रमुख नदी जो होगी वह होगी आपका यमुना, ठीक है, यमुना। यमुना आपको यहाँ पे उत्तर भारत की यमुना, और यमुना को यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, यहाँ पे ये आपका यमुना हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको दिखाना है, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे तीसरा, भारत के किसी एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य चिन्ह और द्वारा नाम सहित आपको बताना है, जूट उत्पादक राज्य, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? जूट आपका पश्चिम बंगाल में आपका जूट उत्पादन होता है। तो यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल आपका दिखाया गया है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको मानचित्र में दिखाना है, थोड़ा साफ सुथरा लिखिएगा। या जिस बच्चे ने लिखा हुआ है वह काफ़ी साफ नहीं है, तो आप जो है काफ़ी अच्छे ढंग से लिखेंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला चौथा कह रहा है कि भारत के किसी एक प्रमुख लौह एवं इस्पात संयंत्र, ठीक है, और इस शेप द्वारा दिखाना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित लौह एवं इस्पात, ठीक है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर होगा चौथे का, लौह और इस्पात, ये आपका झारखंड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए झारखंड को दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड, ठीक है, चौथे नंबर पे, चौथे का आंसर है झारखंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है झारखंड। अगला है आपका यहाँ पे भारत के किसी एक प्रमुख खनिज तेल उत्पादक राज्य, इसे पी से दिखाना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है, यहाँ पे आपका गुजरात है। तो यहाँ पे आपका पूरा यह क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स खत्म हुआ, और आई होप कि सभी प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, कैसे लिखना है, कैसे प्रश्न नंबर डालना है, इन बातों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको प्रत्येक प्रश्न में हेडिंग डालना है, इधर आपको लाइनिंग सही ढंग से करना है, सभी में प्रश्नोत्तर संख्या आपको अच्छे से ऊपर डालना है, उसको लाइनिंग करना है, और हेडिंग डालकर आपको ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से सुंदर ढंग से हेडिंग डालकर और आपको लिखना है। अगर आप सही ढंग से लिखते हैं तो कम से कम प्रत्येक पेपर में आपके 4 से 5 नंबर वैसे ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि यह जो कोड नंबर का पेपर है, यानी 825 IY कोड नंबर का पेपर, यह सबसे अधिक वायरल है स्टूडेंट्स। इसीलिए इस क्वेश्चन पेपर को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, ताकि प्रत्येक प्रश्न को आपको बता दें, और एक एक प्रश्न को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 11 मार्च की परीक्षा में यह प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।